हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे महागठबंधन सीरीज में। तो इस सीरीज में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक धमाकेदार चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। और हमारे साथ विकास सर लेके आए हैं नया चैप्टर, बताएंगे अपने बारे में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और कंप्लीट शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग वीडियो कम बनाते हैं। रीजन सर आपको बता देंगे, क्योंकि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, और आप अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हम इससे बहुत एनकरेज होंगे और आपके लिए हम और भी अच्छे वीडियोस लेके आएंगे। तो निश्चित तौर पे आप सबसे पहले जो है वो अच्छा वीडियो अगर चाहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा चाहते हैं, नंबर ऑफ वीडियो ज़्यादा चाहते हैं, तो आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़्यादा दीजिए, लोगों तक हमें पहुंचाइए। व्यू नहीं मिलने की वजह से हम लोग भी निराश हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग भी को भी लगता है कि क्या मेहनत कर रहे हैं, क्या एडवांटेज मिल रहा है हमें। तो एडवांटेज अगर आप देना चाहते हैं तो जरूर आप वीडियो को शेयर कीजिए, और अपने लिए एडवांटेज लेना चाहते हैं, हमसे ज़्यादा वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप लोगों तक हमें पहुँचाइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नेटिक कैरेक्टर एंड बॉन्ड ऑर्डर रिगार्डिंग टू O2+। बोल रहा है कंडीशन मैग्नेटिक कैरेक्टर और बॉन्ड ऑर्डर देखना O2+ का। बोल रहा है पैरामैग्नेटिक होगा या बॉन्ड ऑर्डर लेस देन O2 होगा, पैरामैग्नेटिक या बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन O2 होगा, डायमैग्नेटिक और बॉन्ड ऑर्डर जो है वो लेस देन O2 होगा। इनमें से कौन सा कंडीशन होगा? तो आप लोग जैसा बोलते हो कि सर ट्रिक दो, मैं सबसे पहले आपको ट्रिक से ही शुरू करता हूं कि जब भी आपको बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक निकालना है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर, तो आपको सिर्फ एक कंडीशन ध्यान रखना है। ये लिख रहा हूं बाबा, और ये लिख रहा हूं कंडीशन BBB और AAA, इसको ध्यान रख लेना आपको। जहां से आप सोच रहे हैं ये बाबा क्या है सर, बी से बॉन्डिंग और ए से एंटी बॉन्डिंग है। जैसे आप मान लो कंडीशन O2+ की बात करते हो, तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 और 8 16 में एक चला गया, 15 इलेक्ट्रॉन है। आप दो दो भरो, 2 4 6 8 10, ये हो जाएगा 12 और ये 14 और ये हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे बेटा, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका होता है हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। सो हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 4 तो 6 8 और 2 10 बॉन्डिंग है, और एंटी बॉन्डिंग काउंट करो 2 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 10 - 5/2 मतलब 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आया। जबकि ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है कंडीशन, इससे निकाले बिना भी आप बता सकते हो। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा निश्चित तौर पे। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा निश्चित तौर पे। हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा निश्चित तौर पे। एक ट्रिक आप ये भी ध्यान रख सकते हो। अब अगर ध्यान दो बेटा, यहाँ ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है और इसका 2.5 है, इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा है, ऑक्सीजन से कम नहीं हो सकता। इसका मतलब ये ऑप्शन और ये कम वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। दो ऑप्शन अगर आपके पास चला गया, तो अगला कंडीशन देखते हैं बेटा कि सर अब ये दोनों में देखते हैं। तो मैग्नेटिक वाला को देख लो भैया, कैसे पता चलेगा ये समझो। जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक ट्रिक ये भी ध्यान रखो, बोल रहा हूं ट्रिक क्या कि ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन, जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन वाले हैं और इसके अलावा 10 और 16 इलेक्ट्रॉन वाले, ये जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक। इसके अलावा दुनिया के सारे कंडीशन डायमैग्नेटिक है। बस इतना बात समझ लो। अब देखो यहाँ O2+ 15 इलेक्ट्रॉन ऑड है तो पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक अगर होगा बेटा, इसका मतलब ये है कि ये वाला भी कंडीशन आपका चला गया डायमैग्नेटिक, मतलब ऑप्शन क्या है, बी है। तो ये दोनों ट्रिक ध्यान रखना आपको। एक बोल रहा हूं कंडीशन पैरा और डायमैग्नेटिक निकालने के लिए क्या ऑर्डर इलेक्ट्रॉन देखना है, या 10 या 16। अगर ये तीनों में कोई एक कंडीशन है तो पैरा है, अदरवाइज डायमैग्नेटिक है। और अगर यहाँ पे देखें बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक, तो ध्यान रखना है बाबा BBB AAA। चलिए लेके चल रहा हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर एंजाइम एक्टिविटी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंजाइम एक्टिविटी का मीन्स जो 3 एंजाइम्स दिए हैं, कौन सा एंजाइम सबसे पहले रिएक्ट करता है और कौन सा एंजाइम सबसे लास्ट में रिएक्ट करेगा, ये आपको बताना है। टेकिंग प्लेस इन द प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन के डाइजेशन का एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए एक चीज़ तो आप इस क्वेश्चन में ट्रिक से निकाल सकते हैं कि प्रोटीन के डाइजेशन में सबसे पहले आप देखते हैं जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है उसका डाइजेशन होगा, फिर पेप्टाइड्स का डाइजेशन होगा और लास्ट में अमाइनो एसिड्स का डाइजेशन होगा। यहाँ पर अमाइनो एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी एंजाइम नहीं दिया हुआ है, लेकिन पेप्टाइड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम दिया हुआ है। तो आप देखते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे जो लास्ट डाइजेशन होगा वो किसका होगा, पेप्टाइड्स का होगा। और पेप्टाइड्स को डाइजेस्ट करने के लिए जो यहाँ पे एंजाइम है उसका नाम है पेप्टाइडेस। पेप्टाइडेस। तो पेप्टाइडेस वाले ऑप्शन 2 हैं आपके पास, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, और ये दोनों ऑप्शन तो चलो गलत मिल गए हमको, ठीक है। तो ये ऑड वन आउट हो गया। अब इन 2 करेक्ट ऑप्शन हम समझते हैं कौन सा पहले रिएक्शन जाएगा। आप देखते हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन हमारे स्टमक से स्टार्ट होता है, हमारे स्टमक से स्टार्ट होता है, और स्टमक में कंडीशन बनती है HCl से एसिडिक कंडीशन। और एसिडिक कंडीशन में
एसिडिक कंडीशन में जो पेप्सिनोजन है, ये पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन के। तो सबसे पहले रिएक्शन जो आप देखेंगे आपके डाइजेशन का वो है पेप्सिन का, और इसकी शुरुआत होगी यहाँ से स्टमक में पेप्सिन से। फिर पेप्सिन के बाद ट्रिप्सिन का आएगा एक्टिवेशन। ट्रिप्सिन भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ट्रिप्सिनोजन फॉर्म में होता है, और ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करने के लिए एंटेरोकाइनेस की जरूरत होती है। एंटेरोकाइनेस इसको आप देखते हैं ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। तो आप सीक्वेंशियल ऑर्डर देखेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखेंगे तो सबसे पहले डाइजेशन पेप्सिन के थ्रू होगा इन द स्टमक, फिर ट्रिप्सिन के थ्रू होगा इंटेस्टाइन में, और फाइनली पेप्टाइडेज एंजाइम यहाँ पे पार्ट लेगा। तो बाकी ऑप्शंस में से ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो अब इसके बाद हम चलते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट प्रेजेंट इन P2N और Cl7। किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन इनमें से इसमें प्रेजेंट नहीं है। अगर ऐसा कंडीशन पूछेगा बेटा तो बहुत एक कंफ्यूजन दिमाग में जबरदस्त आता है कि सर इसका स्ट्रक्चर तो पता नहीं है हमें, तो हम कैसे निकालेंगे। मैं आपको आज स्ट्रक्चर निकालने का जो ट्रिक बता रहा हूँ इसको समझो। यहाँ देखो, जो कम नंबर में है वो तो आपको पता है सेंट्रल है, मतलब ये दोनों सेंट्रल और ये साइड है। अब इस सेंट्रल में भी दो सेंट्रल दिख रहा है, एक नाइट्रोजन और दो फॉस्फोरस। तो अगर दो होगा फॉस्फोरस तो एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो। अब देखो यहाँ पे कंडीशन जरा गौर से देखना ध्यान से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझा रहा हूँ। यहाँ तो निकल गया कंडीशन। अब अगर इसकी वैलेंसी को देखा जाए बेटा तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। अगर 3 वैलेंसी है तो निश्चित तौर पे एक तरफ 2 लगाना पड़ेगा, एक तरफ 1। तो मान लो इधर हमने 2 लगा दिया और इधर 1 लगा दिया। अब आ जाओ क्लोरीन की बात बच गया। देखो वैलेंसी देख के मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। क्लोरीन की वैलेंसी देखो, यहाँ पे क्लोरीन मोनोवैलेंट है और फास्फोरस की वैलेंसी 5 होती है। मान लो यहाँ 2 लग चुका है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे क्लोरीन हमें 3 ही लगाना पड़ेगा। अब बच गया 4 क्लोरीन, तो 4 क्लोरीन यहाँ पे लगा देंगे। 1 2 3 और 1 4, ये बनेगा स्ट्रक्चर। देखो कितने तरीके से हमने स्ट्रक्चर बनाया, सिर्फ वैलेंसी को पकड़ के। ये वैलेंसी वाली ट्रिक पकड़िए और कोई भी एग्जाम में स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दीजिए। अब आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना बेटा। 1 सिग्मा 2 3 और 1 4 और 1 5 आ गया। 5 आ गया मतलब sp3 और D आ गया। 3 1 4 1 5। यहाँ देखो ध्यान से आप, 1 सिग्मा 2 और 1 3 है, लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो इसलिए यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है, ये 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो 3 होगा, 3 होगा मतलब sp2 होगा। इसका मतलब ये भी आंसर है। अब देखो ये भी है। अब इन दोनों में चेक करते हैं, इस फास्फोरस पे आओ। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 और 1 4 सिग्मा। 4 सिग्मा है मतलब sp3D है। 3 और 1 4 है, इसका मतलब ये भी है। तो कौन सा नहीं है बोल रहा है कंडीशन, नॉट प्रेजेंट। तो भैया ये वाला नॉट प्रेजेंट दिख रहा है, तो इस तरह से आपका आंसर निकलेगा sp3 और D निकलेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपका फंस जाए स्ट्रक्चर पे बेस्ड, तो आप वैलेंसी को पकड़िए और उसके वैलेंसी को सेटिस्फाइड करके स्ट्रक्चर बना डालिए किसी भी कंपाउंड का। आपका पूरा केमिकल बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो लॉन पेयर के हो, बॉन्ड पेयर के हो, सारे करेक्ट होंगे, इसकी गारंटी है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो मैं नेक्स्ट कंडीशन आपको लेके चल रहा हूं अगला क्वेश्चन बायोलॉजी की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्टर सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। हम एक पर्टिकुलर ग्लैंड की बात कर रहे हैं, गॉल ब्लैडर की। द पर्सन शुड बी केयरफुल इन इनटेक ऑफ। मीन्स कह रहे हैं कि अगर एक पर्सन में से गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है तो गॉल ब्लैडर के रिमूव होने से उस पर्सन को कौन सी डाइट को लेने में थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए, जो गॉल ब्लैडर हमारी बॉडी में है ये बेसिकली आप देखते हैं इसमें बाइल को स्टोर करता है। यहाँ पे बाइल का स्टोर होता है, और बाइल का काम क्या होता है, बाइल बेसिकली जो लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स हैं उसको एमल्सिफाई करता है, उनको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में ब्रेक करता है। स्मॉल ड्रॉपलेट्स में उनको ब्रेक करेगा, और इस प्रोसेस को कहा जाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो अगर एक पर्सन का गॉल ब्लैडर सर्जिकली रिमूव हो जाता है तो उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस नहीं होगा, दैट इज़ द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब इसकी वजह से उस पर्सन को अपनी डाइट में फैट को लेने से पहले थोड़ा कंसिडर करना पड़ेगा, और यूजुअली रिकमेंड किया जाता है कि उनको फैट अपनी डाइट में थोड़ा कम लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो यहाँ से हम चलते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि इन ABXLY sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ A have T-shaped geometry। लिख रहा व्हाट विल बी द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इफ A फॉर्म ABXLY टाइप मॉलिक्यूल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा समझो ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक क्या होगा, बोल रहा है कंडीशन कि ABXLY है जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखता है और इसका शेप T शेप का है।
तो सबसे पहले आप इसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। अगर ये ट्राई लिख रहा है कंडीशन sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होगा, तो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन का मतलब इस तरह का कंडीशन होगा। ये है आपके पास sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो क्या कंडीशन है, लिख रहा है टी शेप है बेटा। तो टी शेप तब हो सकता है जब इसमें दो क्या दिखेगा कंडीशन, ये दो दिखेगा लोन पेयर और ये 3 बॉन्ड पेयर। तो देखो टी शेप दिख रहा है। अब आपको ज्योमेट्री जब भी डिसाइड करना है तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ढक दो मेथड। आप सोचोगे सर ये ढक दो मेथड कौन सा ट्रिक है, जरा समझो ध्यान से। लोन पेयर 2 है, 2 लोन पेयर रखो और इसको ढक दो। देखो आप ज्योमेट्री कैसा दिख रहा है आपको, ये देखो ऐसा दिख रहा है ज्योमेट्री है। तो ये ज्योमेट्री हमारा टी शेप निकलेगा। कैसा निकलेगा? टी शेप। अब ये टी शेप कब निकल रहा है बेटा? टी शेप तब निकल रहा है जब इसमें बॉन्ड पेयर देखो 1 2 और 1 3 है, मतलब 3 है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर मतलब ये हो गया बी वाला बॉन्ड पेयर है, और एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लोन पेयर। तो भैया बी हो गया आपका कितना? 3 हो गया, मतलब जो एक्स का वैल्यू है बॉन्ड पेयर का वो 3 है, और लोन पेयर जो वाई का वैल्यू है बेटा वो यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे अगला कंडीशन क्या बोल रहा है? बोल रहा है अगर ए बी वाई कर दिया जाए, वाई को यहाँ ले आओ एक्स को यहाँ ले आओ, तो बता ज्योमेट्री क्या होगी? अरे भाई अगर ऐसा कंडीशन है ए बी और एल है, अब कुछ दिक्कत नहीं है। बोल रहा है कि y को जो है इस पे b पे ले आओ, तो y को b पे मतलब यहाँ 2 ले आओ बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर x को यहाँ ले आओ मतलब 3 ले आओ। तो भैया अगर 2 और 3 कर दिया ये लोन पेयर 3, तो अब देखो ना ये कंडीशन, ये आपके पास है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये कंडीशन है। अब लोन पेयर कर दिया 3, तो एक लोन पेयर हो गया, ये हो गया दूसरा लोन पेयर, और ये हो गया तीसरा लोन पेयर, 3 लोन पेयर हो गया। तो अब जो आपको दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है कंडीशन? लीनियर दिख रहा है। सो एग्जैक्ट आंसर इसका कैसा होगा? लीनियर। कुछ नहीं करना है, लोन पेयर रख के ढक देना, और ढक दो मेथड से आप किसी का भी ज्योमेट्री निकाल सकते हो। बहुत सिंपल है एकदम बेटा। जैसे आपको मैं एक बात और बताता हूं, मान लो कंडीशन ऐसा होता बच्चों यहाँ पे कि एक ही लोन पेयर होता, तब बोलते कि सर कैसा होता ज्योमेट्री। तब भी आप देखो इधर जरा ध्यान से बेटा, ये आपके पास कंडीशन आ रहा है एक लोन पेयर है, रख दो ना और इसको ढक दो। अब ढकोगे तो ये देखो वो बचपन में जो झूला झूलते थे ना, क्या बोलते थे इसको? सीसॉ। बिल्कुल ज्योमेट्री आपको वैसे ही सीसॉ की तरह दिखाई दे रहा है, या के शेप बोलते हैं या इसको पाई शेप बोलते हैं। तो एग्जैक्ट आंसर इसका जो बनेगा वो लीनियर बनेगा बेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको एक और ट्रिक आज बता दिया स्ट्रक्चर निकालने का। अगर लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो कि एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा आप याद नहीं रख सकते इतने कंपाउंड का, तो आपको ढक दो मेथड अप्लाई करना और आंसर पे आ जाना है, राइट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बायोलॉजी का। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन डिफर्स फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन। तो देखिए डिफरेंस पूछा गया है एक प्राइमरी डेंटिशन और परमानेंट डेंटिशन में। पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए, जो प्राइमरी डेंटिशन की बात की जा रही है ये बेसिकली हम बोलते हैं कि जो यंग होते हैं या फिर जो चाइल्डहुड के होते हैं उनमें देखी जाती है, ठीक है। और दूसरी यहाँ पे परमानेंट डेंटिशन, और परमानेंट डेंटिशन आप देखते हैं अडल्ट्स में देखी जाती है। दोनों के टीथ में अगर डिफरेंस देखें तो जो यंग होते हैं, जो चाइल्डहुड में होते हैं, उनमें टोटल 20 टीथ देखे जाते हैं, और अडल्ट वालों में टोटल आप देखेंगे 32 टीथ होते हैं। अब क्वेश्चन है कि इनमें किस टीथ के बेसिस पे डिफरेंस देखा जा रहा है वो हमको यहाँ पे बताना है। तो इसके लिए आपको इनका डेंटल फॉर्मूला आना चाहिए। यंग वंस के लिए या फिर चाइल्डहुड वालों के लिए आप देखेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2102, ठीक है। और अडल्ट्स में देखते हैं 2123, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले टीथ जो है रिप्रेजेंट किए गए हैं वो है इंसीजर्स, दूसरे कैनाइंस, तीसरे हैं प्रीमोलर और चौथे हैं मोलर। तो इन सभी में डिफरेंस देखेंगे कि जो प्राइमरी डेंटिशन है उसमें जो प्रीमोलर्स हैं वो टोटली एब्सेंट हैं, और जो अडल्ट्स हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मेन डिफरेंस आप इसके हिसाब से देखेंगे तो आप बोलेंगे कि प्राइमरी डेंटिशन में प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं और अडल्ट्स में प्रीमोलर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस बन जाता है। बाकी अगर क्वेश्चन आता है दूसरा तो वो इनके फॉर्मूले के बेसिस पर आता है, जो आप इजीली यहाँ से देख के कर सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं यहाँ से केमिस्ट्री क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है कि इन PO4 3- आयन द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम एंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ PO आर रिस्पेक्टिवली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, समझना ध्यान से। अगर आपको फॉर्मल चार्ज की बात करना है तो फॉर्मल चार्ज लिखते हैं V-U और -12 लिखते हैं, जहाँ पे V है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, U से हो गया अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और S है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
अब अगर आपको निकालना है यहाँ पे PO4 3- तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना है। और अभी स्ट्रक्चर का मैंने एक ट्रिक बनाया कि भैया ये ऑक्सीजन माइनस है, लगा दो यहाँ ऑक्सीजन माइनस। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, लेकिन बेटा पता है एक ले चुका इलेक्ट्रॉन, तो अब एक ही वैलेंसी है, तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक बॉन्ड लगा देंगे। अब अगर एक बॉन्ड हमने यहाँ लगा दिया बेटा, तो हमारा काम होगा ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ 2 वैलेंसी लगेगी। अब देखो इधर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और एक 3 और एक 4, एक 5 हो गया और ये 6 हो गया बेटा। अब अगर आप यहाँ पे निकालते हो कंडीशन तो कैसे निकलेगा, देखो जो यहाँ कंडीशन होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा। तो अगर हम फॉर्मल चार्ज निकालने की कोशिश करते हैं तो लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6 माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर आप देखोगे बेटा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कितने अनशेयर्ड दिख रहे हैं, 1 2 एक 3 और एक 4 और एक 5 दिख रहा है बेटा, मान लो अनशेयर्ड। और ये हाफ इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको 2 दिख रहा है, मतलब एक का कंडीशन यहाँ पे आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आपको एक कंडीशन और समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखोगे तो माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा मेरे भाई। तो अगर एक्सेस हुआ तो 1 2 3 4 5 6 अनशेयर्ड दिखाई देंगे यहाँ पे, तो 6 अनशेयर्ड होगा और ये कटेगा 1, मतलब -1 आएगा। तो चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑक्सीजन में जो फॉर्मल चार्ज निकलेगा -1 निकलेगा। आप निकालेंगे बेटा फॉर्मल चार्ज, इसको 4th पे फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन नंबर 4 पे निकाल लेते हैं। तो भाई कैसे निकालोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका देखो ऑक्सीजन का 6 होता है, और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा देखो 1 2 शेयर कर चुका है, तो 3 4 5 6 4 अनशेयर्ड बच गए। और हाफ इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो, 1 2 3 और एक 4 है दिख रहे हैं शेयरिंग में, तो यहाँ 2 हो जाएगा, मतलब ये 0 आ जाएगा बेटा। अब यहाँ से आपको एक बात समझना है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर नेट फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन पे निकालना है तो भाई फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए एवरेज निकालना होगा, तो -1 और प्लस हो जाएगा -1 प्लस -1, और यहाँ पे कंडीशन +0 और डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, मतलब -3/4, मतलब -0.75 ये कंडीशन आपका आएगा। अब या तो ऑप्शन ये है और ये ऑप्शन तो हट गया। लेकिन अब बात है कि सर जब तक हम यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकालेंगे तब तक आंसर पता नहीं चलेगा। अब भाई बॉन्ड ऑर्डर निकालने का आपको सीधा ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि इतना लंबा लफड़ा नहीं करने का। आपको क्या करना है, सीधा बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक देखो। बॉन्ड ऑर्डर के लिए ट्रिक क्या निकालना, आपको सीधा एक ट्रिक से बता रहा हूँ आंसर। नंबर ऑफ बॉन्ड देखो 1 2 3 4 5 है ना, और इसको नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बना दो। कितने साइड एटम दिख रहे हैं, 1 2 3 4 ऑक्सीजन, 5/4 कर दो, आंसर मिल गया आपको सीधा देखो 1.25, मतलब ऑप्शन ये होने जा रहा है। क्योंकि अगर उतना देर लगाओगे आप बॉन्ड ऑर्डर निकालने में तो आपका बहुत सारा कुछ चला जाएगा। आपको क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है किसका, फास्फोरस वाला बॉन्ड का। तो भाई फास्फोरस वाले बॉन्ड पे देखो कितने बॉन्ड है फास्फोरस के साथ, 1 2 3 4 5 है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड एटम देखो 1 2 3 4 है, बस सीधा आंसर पे आ जाओ। कहीं कोई कैलकुलेशन का लफड़ा नहीं, सीधा डायरेक्ट आंसर आपको मिलेगा। तो बेटा अगर आपको यहाँ तक पूरा वीडियो समझ में आया तभी तक शेयर मारो फटाफट जितना जल्दी हो सके, और कमेंट लिखो जल्दी। हम लोग अगले और क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं और धमाकेदार तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन एक विटामिन डेफिशिएंसी के ऊपर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, अ पेशेंट विद ब्लीडिंग गम्स। देखिए पहला इंडिकेशन यहाँ से आपको क्या मिलता है, ब्लीडिंग गम्स पहला सिम्टम है। इज एडवाइज्ड टू टेक फ्रेश फ्रूट्स, उसको अपनी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स लेने को एडवाइस किया जाता है, एंड वेजिटेबल्स इन द डाइट्स बिकॉज ही सफर्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजीज। आप देखिए यहाँ पे कुछ डिजीज़ के नाम दिए हुए हैं और ये पर्टिकुलर डेफिशिएंसी की वजह से हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में 2 क्लू दिए हैं। पहला क्लू तो है कि उसका सिम्टम क्या है, और दूसरा क्लू है कि उसको ठीक करने के लिए डाइट में कौन सा फूड लेना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली चीज़, अगर किसी पर्सन को ब्लीडिंग गम्स होते हैं तो आप देखेंगे इट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन सी। तो पर्सन में विटामिन सी की एक्सट्रीम डेफिशिएंसी है, और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है उसका नाम होता है स्कर्वी। ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं जो 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बता रहा है स्कर्वी के बारे में। ठीक है, दूसरी चीज़ विटामिन सी का मेन सोर्स क्या है यहाँ पे, एक तो देखते हैं फ्रेश फ्रूट्स की बात करते हैं, और दूसरा वेजिटेबल्स। ये 2 ऐसे सोर्स हैं जिससे विटामिन सी आपको प्रॉपर अमाउंट में मिलेगा। तो अगर एक पर्सन इसको अपनी डाइट में लेता है तो हो सकता है उसमें विटामिन सी की प्रॉपर अमाउंट प्रेजेंट हो जाए। ठीक है, तो अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट केमिस्ट्री क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉलिक्यूल इज पोलर। अरे भैया जब भी पोलैरिटी की बात करें तो दिमाग में जरूर ध्यान रखिएगा कि मॉलिक्यूल की पोलैरिटी की बात कर रहा होगा, मतलब कहीं ना कहीं डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा होगा। अगर डाइपोल मोमेंट होगा तो मॉलिक्यूल पोलर होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। समझ रहे हो कंडीशन। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी की बात करें आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि सर इसका मतलब डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा होगा।
ठीक है ना। हाँ, डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा तब नहीं, पॉलीएटॉमिक। डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस से निकालते हैं पोलैरिटी। तो भाई मेरे यहाँ तक क्लियर है कि सर अगर डाइपोल मोमेंट निकालना इनका सर तो इनका स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए ना सर, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आपको पता है किधर होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ बेटा। और दूसरा कंडीशन बोल रहा हूँ कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम सेंट्रल एटम टू लोन पेयर। अगर इस कॉन्सेप्ट को आपको पता है तो आप ज्योमेट्री पे आओ। ज्योमेट्री निकालने का आपको फंडामेंटल तरीका बताया है, XeF2 है बेटा, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन है। जिनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना दिए, 6 बच गए। 6 बच गए मतलब 3 बचा ना कंडीशन बेटा, 1 2 और 1 3 बच गया, ये समझ रहे हो कंडीशन। तो यहाँ से बहुत सिंपल कंडीशन है, 1 2 और 1 3, मतलब ऐसा कंडीशन इसका जो बनना चाहिए था, ये लीनियर शेप बन रहा है। अब भाई बड़ा सिंपल कंडीशन देखो बेटा, जेनॉन और फ्लोरीन में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस टू मोर चला, इधर चला सेंट्रल से लोन पेयर, इधर भी सेंट्रल से लोन पेयर और इधर भी। लेकिन बेटा अगर इक्वल बॉन्ड एंगल हुआ तो इनका रिजल्टेंट भी क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। और अगर रिजल्टेंट इक्वल हुआ तो ये दोनों अपोजिट वेक्टर कट जाएंगे, ये भी अपोजिट वेक्टर कट जाएंगे, तो नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे 0 आ जाएगा। और अगर 0 आ गया मेरे भाई नेट डाइपोल मोमेंट, तो निश्चित तौर पे ये मॉलिक्यूल पोलर नहीं हो सकता, ये नॉन पोलर होगा। मतलब ये ऑप्शन आपका चला गया। अब आते हैं XeF4 की तरफ। अगर ज्योमेट्री बनाने में दिक्कत हो तो रफ ज्योमेट्री निकालो बेटा। कैसे देखो, जिनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ये 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 बना दिए बॉन्ड, 4 बना दिए बेटा, तो बच गया कितना, 2 बच गया। मतलब 4 बॉन्ड पेयर और 2 6 है, 6 होगा बेटा, तो ऑक्टाहेड्रल का कंडीशन बनेगा ये ऐसा। लेकिन 2 लॉन पेयर है, इसको रख दो और ढक दो इसको, मतलब ये दिखेगा स्क्वायर प्लानर। तो 1 2 3 और 1 4 भैया, लेस से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस से मोर, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यही होगा। और सेंट्रल टू लॉन पेयर, अरे भाई सब एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है यार, कट कुट के बात बराबर 0 बन गया। मतलब यहां भी डाइपोल मोमेंट नहीं हो सकता, ये भी पोलर नहीं है। आइए XeF6, थोड़ा रफ डायग्राम निकालो फटाफट। सारे डायग्राम की कहानी है बेटा, देख रहे होगे आप। जिनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 बन गया ये कंडीशन। अब अगर यहां से 6 बन गया बेटा तो 2 बच गया, मतलब 1 लॉन पेयर, 6 बॉन्ड पेयर, एक 7 हो गया, 7 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, sp3d3 हो गया। और sp3d3 होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल आएगा। तो ऑक्टाहेड्रल तो बनेगा भैया, ऑक्टाहेड्रल आप बोलोगे सर फिर तो सेम आ गया। अरे नहीं यार, डिस्टॉर्टेड में एक लॉन पेयर भी है, इन सबका तो 0 हो जाएगा, बट इसका तो रहेगा ना कुछ रिजल्टेंट, ये तो 0 नहीं होगा। और अगर 0 नहीं हुआ नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे, इसका मतलब कंडीशन ये है कि ये मॉलिक्यूल जो है वो पोलर होगा। सो आंसर ये होगा। लेकिन एक बार चेक कर लेना है PCl5 को भी हमें। कैसे सर, जरा देखो बेटा, PCl5 का स्ट्रक्चर पता है आपको, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होता है। ये बहुत कॉमन स्ट्रक्चर जो आपको पता है, ये है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, फॉस्फोरस क्लोरीन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर चला है और इधर चला, दोनों का रिजल्टेंट ये हुआ भैया। ये इसको कैंसिल किया, ये इसको कैंसिल किया, तो नेट जो है वो 0 हो गया। नेट 0 मतलब ये भी कंडीशन पोलर नहीं है। सो आंसर आपका होगा क्या, थर्ड होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बेटा। ऐसे आपको डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ बायोलॉजी की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के बारे में बोला गया है, विच प्रोसेस हेल्प्स इन मेंटेनिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्वेश्चन आया आपके ऊपर एक नया कॉन्सेप्ट का, ब्लड ग्लूकोज लेवल का, अंडर द फास्टिंग कंडीशन। फास्टिंग जनरली एक कंडीशन है जिसमें एक पर्सन ने काफ़ी लंबे टाइम तक फूड इंजेस्ट नहीं किया हुआ है, या फिर काफ़ी लंबे समय से वो खाना नहीं खा रहा है। तो अगर वो खाना नहीं खाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्रिटिकली फॉल होने लगेगा। अब मान लीजिए अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होने लग जाता है, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का एक और सोर्स होता है जो इनडायरेक्टली हमको ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। सोच के बताइएगा क्या हो सकता है वो है ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी में ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर होता है। ये ग्लाइकोजन तब ब्रेक होगा जब बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी एडिशनल ग्लूकोज की, अदर देन द फूड। मीन्स आप खाना खा रहे हैं, आपको ग्लूकोज मिल रहा है, तब उस केस में ग्लाइकोजन ब्रेक नहीं होगा। जनरली ग्लाइकोजन तब ब्रेक होता है जब आपने काफ़ी लंबे समय से खाना नहीं खाया है और आपको उस समय ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है। तो ग्लाइकोजन का जब ब्रेकडाउन होगा तो ग्लाइकोजन ब्रेक होने से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनाएगा, हमारे ब्लड में दोबारा ग्लूकोज का लेवल राइज होने लगेगा। अब इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्लाइकोजन ब्रेक हो रहा है,
ग्लाइकोजन ब्रेक हो रहा है, तो ब्रेकिंग के लिए लाइसिस वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये बन जाए ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ऑप्शन बी आप देखते हैं, दैट इज ग्लाइकोजेनोलाइसिस इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कुछ केसेस में इसमें हार्मोन्स का रोल भी पूछ सकते हैं कि कौन से हार्मोन ऐसे होते हैं जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करते हैं या इंक्रीज करते हैं। ये सारे क्वेश्चन रिलेटेबल हो सकते हैं, तो आप ये सोच के चलिएगा अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ हार्मोन का कंसिडरेशन भी यहाँ पे लीजिएगा। तो अब यहाँ से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री की तरफ। नेक्स्ट कंडीशन लिख रहा है कि विच फॉर्म ऑफ सल्फर शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। इनमें से सल्फर का कौन सा फॉर्म है जो कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। अगर ऐसा कंडीशन बोलता है बेटा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके पास निकल के आता है कि सर पैरामैग्नेटिक के लिए आपने ट्रिक बताया O2 10 और ये 16 इलेक्ट्रॉन वाले, बट सर सल्फर में तो कहीं भी 16 इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, इनमें से मिनिमम यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। बेटे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कंडीशन समझो। ये ऑक्सीजन अगर वेपर गैस के फॉर्म में, O2 गैस के फॉर्म में, तब ये पैरामैग्नेटिक शो कर रहा है। और ऑक्सीजन फैमिली का ही तो सल्फर है यार, अगर ऑक्सीजन फैमिली का ही है सल्फर, और अगर सल्फर भी अगर वेपर के फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग जाए H2 के फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है कंडीशन कि सल्फर जो है वो S8 के रूप में भी होता है, S6 के रूप में भी होता है। S8 में आप लोग जानते हो कंडीशन कि ये क्राउन शेप होता है, सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। ये क्राउन शेप का आपको सल्फर इस तरह का दिखाई देता है, यहाँ पे ये आपके पास क्राउन शेप का सल्फर दिखाई देता है। पर बेसिकली क्या है, S6 भी आपको पता है कंडीशन कि अगर S6 आप देखने की कोशिश करोगे बेटा तो इस तरह का कंडीशन आपके पास आएगा, ये आपके पास कंडीशन आएगा, और ये कंडीशन आता है आपके पास, इस तरह का कंडीशन बन के आता है। मतलब बेसिकली ये भी कंडीशन जो है वो चेयर फॉर्म में आपको दिखता हुआ, बनता हुआ दिखता है। तो ये चेयर फॉर्म है, ये आपको क्राउन शेप दिख रहा है। और अगर आप देखेंगे कंडीशन S2 को अगर हम देखें तो जस्ट लाइक O2, S2 जो है वो सेम ग्रुप में अगर वेपर की तरह एग्जिस्ट कर जाए, क्योंकि ये सारे तो सॉलिड फॉर्म में, S4 तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये खत्म हो गया। अब बताए इसका बात, अगर सल्फर जो है वो बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह बिहेवियर करे कि ये भी जो है वो वेपर फेज में, अगर हम देखें सल्फर को तो वेपर फेज में ये S2 की तरह एग्जिस्ट करता है जस्ट लाइक O2। और अगर ये S2 की तरह बिहेव कर गया बेटा, मतलब ये सेम कंडीशन अगर O2 की तरह बना दिया, तो जैसे O2 पैरामैग्नेटिक है वैसे S2 भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। O2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपको याद है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वैसे यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और अनपेयर्ड होने की वजह से ये भी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। सो अगर S2 वेपर फॉर्म में लिया जाए, S2 के रूप में लिया जाए सल्फर को, तो वेपर फॉर्म में ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। और इसका कारण होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्या लिखेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप लिखोगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा, आपको जरूर इसको स्ट्राइक करना है, राइट। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं आपको बता दूं एक कंडीशन कि अभी बहुत सारी चीजें बाकी, अगला क्वेश्चन का इंतजार कीजिए और तब तक बायोलॉजी के क्वेश्चन का मजा लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। जो क्वेश्चन है बेसिकली एक एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एंटेरोकाइनेज, एंजाइम का नाम है एंटेरोकाइनेज, द डाइजेशन ऑफ दिस वुड बी अफेक्टेड इन आवर इंटेस्टाइन। दैट मीन्स अगर किसी पर्सन में एंटेरोकाइनेज की डेफिशिएंसी होती है तो किसका डाइजेशन यहाँ पे अफेक्टेड होगा। तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं, एंटेरोकाइनेज बेसिकली रिलीज किसकी फॉर्म में होता है। आप देखेंगे एंटेरोकाइनेज हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है, ठीक है, और ये इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है, इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है। एंटेरोकाइनेज का काम क्या है, ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसका नाम है ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन इनिशियली एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है और ये इस ट्रिप्सिनोजन को एक एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज ट्रिप्सिन। तो एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन आप यहाँ पे देखेंगे जिसमें ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि एक्टिव फॉर्म है। अब ट्रिप्सिन को आप पहचान सकते हैं कि जो ट्रिप्सिन है ये बेसिकली एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो इन चारों में से बस आपको ये पहचानना है कि कौन सा यहाँ पे प्रोटीन है। एल्बुमिन, माल्टोज, स्टार्च और अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप माल्टोज और स्टार्च की बात करें ये कार्बोहाइड्रेट है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए अगर आप देखते हैं एल्बुमिन, एल्बुमिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन
इसको डाइजेस्ट करने में ये ट्रिप्सिन हेल्प कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ से बन जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज एल्बुमिन। तो आप ऐसे देख सकते हैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे मल्टीपल है, जहाँ पे आपको एक से दूसरे कॉन्सेप्ट को जोड़ना पड़ रहा है एक एंजाइम को उसके वर्किंग के बेसिस पे। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो यहाँ से हम चलते हैं केमिस्ट्री क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है कि विच मॉलिक्यूल इज प्लानर, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो प्लानर है। अब प्लानर होने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले ये बात समझ लो कि सर प्लेनरिटी अगर चेक करना है तो हमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। अगर sp2 होगा तो प्लेनर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब भाई हमें देखना पड़ेगा कि sp2 है कि नहीं है। कैसे पता चलेगा भाई, ये है कंडीशन n और ये CH3 का होल थ्राइस, मतलब एक CH3 दो CH3 और ये हो गया 3। तो बेटे यहाँ अगर आप देखोगे तो 1 2 और 1 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर 4 है, मतलब sp3 है, यहाँ पे 3 1 4 हो गया। अगर आप यहाँ पे कंडीशन देखते हो बेटा, ये n है और ये लिख रहा हूँ कंडीशन SiH3 है और ये कंडीशन SiH3 है और ये भी कंडीशन SiH3 है और यहाँ पे लोन पेयर है। देखना बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, क्योंकि IIT में भी यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए देख लो। अगर नीट में बनेगा बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये सब, तो जरा समझ लो ध्यान से बेटा। अगर आप यहाँ देखते हो तो बेसिकली क्या है, देखो यहाँ कार्बन लिखते हो 2p, इसके पास कोई वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, 2d एग्जिस्ट नहीं करता। बट यहाँ 3p है सिलिकॉन, सिलिकॉन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल भी है, तो यहाँ पे लोन पेयर 2p में हर वैकेंट d ऑर्बिटल 3d है। सो ये बेटा 2p के इलेक्ट्रॉन जो है वो बैक साइड से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे और ऐसे कंडीशन को हम लोग बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, BB। बोलो क्लियर है। तो यहाँ पे 2p और 3d मतलब p पाई और d पाई बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर p पाई बैक बॉन्डिंग, p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग बनेगा, अब ये लोन पेयर जो है वो पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करने लग जाएगा और अब पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो केवल 1 2 3 है, 3 सिग्मा मतलब sp2 है, मतलब प्लानर है, मतलब ये करेक्ट आंसर है। बट आपको एक ऑप्शन बी और सी भी दिया हुआ है, तो आपको सी भी चेक करना पड़ेगा बेटा। समझ रहे हो बात, कि ये भी तो नहीं है कहीं, क्योंकि अगर दोनों हुआ तो आंसर ये हो जाएगा। तो चलो भाई, ये है नाइट्रोजन, ये कार्बन वाली फैमिली का है। देखो याद करो, याद करने का तरीका बताया था, कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे, ये ध्यान रख लेना कार्बन फैमिली में। तो ये नाइट्रोजन है और ये जर्मेनियम हाइड्राइड है, ये लिख रहा हूं जर्मेनियम हाइड्राइड है और ये लिख रहा हूं जर्मेनियम हाइड्राइड है और यहाँ पे आपका लोन पेयर प्रेजेंट है। अब अगर यहाँ देखोगे तो ये तो था क्या कंडीशन, ये 2p था, ये 3p था, ये क्या था 4p, तो 4p होगा तो यहाँ पे 4d होगा वैकेंट ऑर्बिटल और यहाँ 2p। अब ये बैक बॉन्डिंग कर लेगा आसानी से, नहीं करेगा। एग्जैक्टली ऑर्बिटल का साइज बढ़ने के वजह से ये इजीली इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। बैक बॉन्डिंग 2p का हो सकता है, 2p 3p का हो सकता है, लेकिन 2p 4d का नहीं हो सकता। अगर इसका बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे ये 1 2 3 और 1 4, एक लोन पेयर भी 1 होगा, 4 मतलब sp3 होगा, sp2 नहीं होगा, sp2 नहीं होगा, प्लानर नहीं होगा, मतलब ये भी ऑप्शन आपका चला गया। तो सिंगल ऑप्शन आपको करेक्ट जो दिख रहा है वो दिख रहा है बी वाला ऑप्शन, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा बैक बॉन्डिंग का आपको, तो उम्मीद कर रहा हूं ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बना सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी का देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मैच द फॉलोइंग के बेसिस पे। इसमें एक तरफ सिक्रीशन दी गई, दूसरा उसका सोर्स दिया गया है। आप देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ सिक्रीशंस हैं, जैसे कि पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, HCl, म्यूकस। दूसरी तरफ उसका सोर्स है। अब बताना है कि इनमें से करेक्ट मैच कौन सा है। तो यहाँ पे पहले तो हम ऑड वन आउट रूल चलेंगे, मीन्स देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो लास्ट में आपको यहाँ से सही ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप लास्ट के 2 ऑप्शन देखते हैं, HCl एंड म्यूकस की बात करते हैं, दोनों ही स्टमक में रिलीज होते हैं। देखिएगा HCl का सिक्रीशन स्टमक में ऑक्जेंटिक सेल करते हैं और म्यूकस का सिक्रीशन स्टमक में गॉबलेट सेल्स करते हैं। तो देखो इसके हिसाब से लास्ट के 2 ऑप्शन तो पूरी तरीके से गलत हैं। फिर चलते हैं काइमोट्रिप्सिन की बात करते हैं। जो काइमोट्रिप्सिन है बेसिकली स्टमक में बनता ही नहीं है, इसका जो सिक्रीशन है वो आप देखेंगे वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाता है। ऑप्शन ए आप देखेंगे, दैट इज पेप्सिन। पेप्सिन का सिक्रीशन चीफ सेल से होता है। चीफ सेल पेप्सिन को एक इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज करते हैं, दैट इज द पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन की फॉर्म में इसका सिक्रीशन होगा। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है और इसको एक्टिवेट करने में रोल आता है HCl का, क्योंकि HCl यहाँ पे एसिडिक कंडीशंस डेवलप करता है और एसिडिक कंडीशंस में पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होगा और उसके बाद ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। तो ऐसे आप क्वेश्चंस देख सकते हैं जिसमें आपको हार्मोन्स, उनका सोर्स, एंजाइम, उनका सोर्स भी मिल सकता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और NCERT को भी साथ में रेफर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, केमिस्ट्री क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। इनमें से किसका शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किसका होगा।
बेटा एक बात आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, अगर एमओ पढ़े होगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़े होगे कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का एक रिलेशन है, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली टू बॉन्ड लेंथ। मतलब अगर आपको बॉन्ड लेंथ भी पूछ रहा है ऐसे कंडीशन में तो आप बॉन्ड ऑर्डर ही निकालो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो जाएगा उसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, बस बात सिंपल सी है। अब बात है कि सर कैसे सर निकलेगा सर, अरे बेटा बॉन्ड ऑर्डर निकालने का भी आपको ट्रिक बता दिया, बाबा वाला ट्रिक, हाँ बाबा ट्रिपल बी, और ये लिख रहा हूँ कंडीशन ट्रिपल ए। अगर इस ट्रिक को आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम चलेगा। बात है सर कैसे, जरा देखो, मान लो आप कंडीशन एक एक करके चेक कर लो। ये O2 2+ है बेटा, O2 2+ होगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन कितने थे, 8 × 2 16 में 2 चले गए, 14 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा 14 है तो N2 के बराबर है, तो N2 में तो ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। एक तो यहाँ तो डायरेक्ट आ गया, यहाँ पे इसका तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है बेटा। यहाँ पे देखो 16 में एक 15 गया, 15 गया तो भैया अभी निकाल रहे थे कंडीशन, याद करो, भरते जाओ, 2 4 6 8 10 12 14 और 1 15। अगर यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 10 हो गया, और एंटी बॉन्डिंग हो गया 2 2 4 और 1 5 हो गया, मतलब 2.5 हो गया। अगर O2 2- को अगर आप देखोगे बेटा तो ऑक्सीजन 16 हो गया और 2 18 हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा कंडीशन। तो किस तरह का कंडीशन दिखाई देगा आपको याद है, फ्लोरीन की तरह दिखेगा, फ्लोरीन की तरह तो सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब 1 आ जाएगा यहाँ पे कंडीशन अगर आप देखोगे। और O2+ का अगर आप निकाल के देखते हो कंडीशन तो यहाँ पे O2+ में कंडीशन क्या बनेगा, जरा देखो ध्यान से, O2+ है मतलब यहाँ पे हो गया 16 में 1 15 चला गया, 2.5 का कंडीशन है बेटा। ओवरऑल मिला जुला के सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका दिख रहा है, 3 होता है, 3 से ज्यादा तो बॉन्ड ऑर्डर वैसे भी नहीं निकलेगा, आप ही आपको देखेंगे इसमें तो। और अगर 3 बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है तो निश्चित तौर पे इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, इसलिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की अगर बात कर रहा है बेटा तो इसका कंडीशन बनेगा। बात समझ रहे हो, बहुत ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा नहीं लिखेगा ये कंडीशन जो आप देख रहे हैं O2-, आपको KO2 लिखेगा, KO2 मतलब K+ और O2- हो गया, तो इसका देख लेंगे, बोलेगा KO2 क्या है, पैरा या डायमैग्नेटिक, तो यहाँ से निकल जाएगा। अगर आपको लिखता है कंडीशन BaO लिख रहा है कंडीशन, तो बेटा अगर ऐसा कंडीशन होगा तो बेरियम पे 2+ तो इस पे 2- है, तो आपको ऑक्सीजन 2- पे निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट एक बार चेक कर लीजिएगा और देन आप आगे बढ़िएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। आप मुझे बताना कि हम लोग का वीडियो कैसा लग रहा है, और अगर हमारा महागठबंधन सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो आप अगले महागठबंधन सीरीज का वेट कीजिएगा और इसको फटाफट शेयर कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज रिप्लेस्ड बाय लेस न्यूट्रिटिव फूड लो इन प्रोटीन्स एंड कैलोरीज द इन्फेंट्स बिलो द एज ऑफ 1 ईयर आर लाइकली टू सफर फ्रॉम। तो इस क्वेश्चन में देखो 2 मेन हिंट दिए हुए हैं। पहला हिंट है कि जो यंग वन है उसकी डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, और दूसरा हिंट उसकी एज दी है, दैट इज द यंग वन इज बिलो 1 ईयर। ठीक है, इन 2 हिंट के बेसिस पे आप कह सकते हैं कि जो डिजीज़ है इसमें एक्सट्रीम प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, उसकी डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी देखी जा रही है, और साथ ही साथ कैलोरीज की भी कमी है। तो इसमें आप देखते हैं इसका रिलेशनशिप 2 डिजीज से हो सकता है, या तो मैरास्मस हो सकती है या फिर ये क्वाशियोर्कर हो सकती है। दोनों में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो मैरास्मस डिजीज़ जनरली इन्फेंट्स में होती है जो 1 साल से कम के होते हैं, और वहीं क्वाशियोर्कर डिजीज़ 1 से लेकर 5 साल तक के बच्चों में होती है, या फिर हम कहते हैं वो थोड़ा ग्रोन अप चाइल्ड में देखी जाती है। तो आप देखेंगे ये 2 हिंट अगर आपको मिल गए तो आप सीधा आंसर बोलेंगे यहाँ पे मैरास्मस डिजीज़ में देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो यंग वन है वो अभी 1 साल से कम का है। तो ये 2 हिंट अगर आपको पहचानने को मिल गए, इन 2 हिंट के बेसिस पे आप इन दोनों को ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ से बन जाता है सी, दैट इज द मैरास्मस डिजीज़। तो बच्चों ये रहा आपके लिए महागठबंधन सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और उम्मीद कर रहा हूँ मैं कम से कम 500 लाइक जरूर देंगे आप लोग। तो अगले सेशन का वेट करिए, और हम अगला सेशन इससे बेटर लेके आएंगे अगर आप हमको मोटिवेट करते रहेंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। तो चलिए आप अपने दोस्तों को बताइए, तब तक हम लोग अगले वीडियो की तैयारी करते हैं। गुड बाय। बाय बाय।